एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस सीरीज़ में हम लोग संविधान का, पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है भारतीय संविधान सभा। देखिए, कहने में हो सकता है या सुनने में बहुत आसान लगे कि कोई सभा बैठ गई जिसने संविधान का निर्माण कर दिया, पर ये जो सभा बनी इसमें कौन से लोग शामिल होंगे, किन क्षेत्रों के व्यक्तियों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, या संविधान के निर्माण में किन किन लोगों को शामिल किया जाए, इस सभा में जो लोग होंगे वो कौन होंगे, ये सारे प्रश्नों का हल इतना आसान नहीं था। फिर भारतीयों ने इकट्ठा होकर विचार विमर्श से और जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसकी कुछ संस्तुतियों के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसी की संस्तुतियों के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो यह भी पूछा जाता है कि किसकी संस्तुतियों के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन वही है जिसमें ये 3 सदस्य शामिल थे। ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और सर पैट्रिक लॉरेंस थे। ये 3 सदस्यीय मिशन था जो 1946 में भारत आया था। देखिए, ये जो संविधान सभा के गठन का विचार था यह सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया। 1924 स्वराज पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों के मत से हुआ था। इन दोनों की संयुक्त पार्टी थी स्वराज पार्टी। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा कुल संख्या। संविधान सभा में जो कुल लोग थे, कुल संख्या थी लोगों की, वो कितनी थी? 389, 389। तो कुल संख्या संविधान सभा में कितनी थी? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के लोग थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 93 देसी रियासतों के सदस्यों को शामिल किया गया था। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 8 और 3, हमको ये संख्या मिल जाएगी जो कुल लोग थे। तो अगर अलग अलग देखें तो 292 लोग हमारे जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 लोग चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे। तो 389 मेंबर आपको याद रखना है टोटल संविधान सभा में शामिल हुए। इसके बाद देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या आधार रखा गया था लोगों के सिलेक्शन का, कि वो कितनी आबादी में, अगर कितनी आबादी हो तो एक संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया था, एक सीट का आवंटन किया गया था। उसके बाद देखिए, ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना भाग नहीं लिया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया? तो एक हैदराबाद आपको याद रखना है, ऐसी देसी रियासत थी जिसके एक भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब देखिए, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि जो संविधान सभा बनी उसमें जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी वो 33 थी। एसटी कैटेगरी जो थी हमारी, एसटी कैटेगरी के लोग कितने थे? 33, या कह सकते हैं 33 सीटें उनको मिली, या 33 जनजातियों की संख्या थी जो लोग शामिल हुए। अगर महिलाओं की बात करें तो कुल 15 महिला सदस्य शामिल हुई। कई अच्छे एग्ज़ाम्स में या सिविल में पूछा भी जाता है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी, नहीं शामिल थी। तो अगर आप सिविल की तैयारी में होंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं थीं जो संविधान सभा में शामिल की गई थी। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 वो तारीख है जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा तो निर्मित हो गई थी,
अब वो समय आ गया जब पहली बैठक हो, कुछ कार्यवृत्ति दिखे, कुछ कार्य आगे प्रोग्रेस में दिखने वाला हो। तो ये डेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। इसके साथ ही साथ जो पहली बैठक हुई उसमें सच्चिदानंद को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, या कह सकते हैं पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद को चुना गया। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद, या क्लियरिफाई कर दे अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद। इसके बाद जो अगली बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, 2 दिन बाद। और उस बैठक में ये निर्णय ले लिया गया कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन रहेगा। तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा उन्होंने। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता होगा कि ये बाद में भारत की प्रस्तावना के रूप में प्रदर्शित होता है। तो 3 डेट क्रम से याद रखनी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है, प्रस्ताव को पेश किया जाता है हमारे JL नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यह भी प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर प्रस्तुत हुआ था या किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए मैंने कुछ यहाँ पर प्रमुख समिति लिखी हैं और उनके अध्यक्ष लिखे हैं। तो आइए इस पर भी एक नज़र हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो है वो संचालन समिति है, और संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमको याद रखना है कि जो देश का संचालन होता है तो सबसे सर्वोच्च संचालन करने वाला सर्वोच्च होता है, और सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। तो संचालन करने में हमको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आते हैं संघीय संविधान समिति, जहाँ पर भी आपको संघ या संघीय ऐसे शब्द मिले तो आपको उस कमेटी में, उस समिति में जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू को संघ या संघीय में आपको याद रखना है। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ा योगदान उनका था प्रांतों के एकीकरण में, देशी रियासतों के एकीकरण में, क्योंकि भारत कई खंड में टूटा हुआ था और सारी देशी रियासतों को, सारे प्रांतों को इकट्ठा करने का जो काम किया था वो सरदार पटेल ने किया था। तो इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा गया है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 अन्य सदस्य भी शामिल थे, पर अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति के हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को ही जानते हैं। इसके बाद संघ शक्ति समिति, देखिए हमने पहले बता दिया संघ और संघीय, इसमें कौन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एक और समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष थे हमारे वल्लभ भाई पटेल।
देखिए जो भी हमारे अधिकार होंगे वो हमारा भाई हमको दिलाएगा, बस आप इतना याद रखिएगा, जो भी हमारे अधिकार होंगे वो हमारा भाई दिलाएगा, मतलब वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक, अगर किसी की संख्या कम है तो भी उसका भाई उसका पूरा साथ देगा। कुछ भी करके आपको कनेक्ट कर लेना है, मौलिक अधिकार हमारा भाई दिलाएगा, अगर संख्या कम है किसी की तो उसके भाई लोग उसका साथ देंगे, तभी उसको वो स्थान मिल पाएगा जो चाहिए। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति का जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद एक और कमेटी थी राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो राष्ट्रध्वज देखिए ये भी सर्वोच्च है, संचालन देश का, संचालन समिति को हमने रिलेट किया था, जो देश का संचालन करेगा, मतलब जो सबसे सर्वोच्च पद पर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है। इसके बाद राष्ट्रध्वज में भी आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज भी हमारा सर्वोच्च है, इसलिए राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन और राष्ट्रध्वज दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। अब संविधान बनकर तैयार भी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। लागू नहीं किया गया था पूरी तरीके से, हाँ कुछ लागू कर दिया गया था, कुछ जो उसके अनुच्छेद थे उसको त्वरित रूप से लागू कर दिया गया था, पर संपूर्ण नहीं। देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और समय समय पर जैसे अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई, अनुच्छेद की अगर खंडों की बात करें तो 465 पहुंच गया, भाग अभी भी 22 हैं, और कुछ में आपको 25 मिल जाएगा क्योंकि उसके खंडों की बात की जाए तो ये तो समय समय पर बढ़ते रहे। पर अगर देखा जाए मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद आ जाते हैं अंतिम बैठक पर। जैसे पहली बैठक हमने देखा कि 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, अंतिम बैठक भी कई बार पूछता है, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, और इसी अंतिम बैठक में हमारे प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो अंतिम बैठक की तिथि आपको याद रखनी है 24 जनवरी 1950। अब संविधान सभा द्वारा अन्य कार्य क्या क्या किए गए, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखिए मई 1949 में, ये सन आप याद रखिएगा, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था, मतलब राष्ट्रमंडल देशों में भारत शामिल हो गया था। इसके बाद 22 जुलाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हमको पता है कि 22 जुलाई 1947 तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था, बस ये दिमाग में रखिएगा। स्वतंत्रता के पहले ही हम लोगों ने राष्ट्रध्वज को अपना लिया था, कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद, या कह सकते हैं बहुत बाद, 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी और अपनाया। तो अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को तो 24 जनवरी 1950। ये सारे आपको डेट सहित याद रखना है। तो उम्मीद है कि संविधान सभा से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज के लेक्चर में मैंने संविधान सभा में हर वो चीज़ कवर की है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जो सेक्शन शायद छूट गया है, इसमें बस ये आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग चुनाव लड़े थे,
कि कौन कौन संविधान सभा में शामिल होगा। उसमें कांग्रेस के 208 लोग विजयी हुए, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य 15। इसके बाद कुछ स्वतंत्र रूप से भी चयनित हुए थे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं चाहूँगा बस एक नज़र आप इस पर बना ली कि कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली थी। तो उम्मीद है कि भारतीय संविधान सभा से जुड़ा हुआ हर प्रश्न आप कर लेंगे और अपने परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।